हेलो। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका वेटेज या तो आप सेंट्रल एग्जाम में देख लो या फिर स्टेट एग्जाम में देख लो, ज्यादा ही होता है। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में पुअर होती है, तो जो क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं हमारे सामने, स्पेशली जो मिक्स करके पूछे जाते हैं, उन्हें सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको वन बाय वन जितने भी डेप्थ में जाके समझाया जा सकता है वो आपको समझाए। साथ ही इतना डीप में भी ना चले जाए कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर हो जाए। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास इंटीरियर ऑफ द अर्थ। आज हम करेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ पार्ट 1। चलिए, बेसिकली अर्थ के अंदर का जो स्ट्रक्चर है जिसमें क्रस्ट, मेंटल और कोर शामिल हैं, और जो अलग अलग फोर्सेस जैसे हीट और सीस्मिक वेव्स जनरेट करते हैं, इन्हें समझना बहुत ही जरूरी है ताकि हम अर्थ के सरफेस के इवोल्यूशन, उसके आज के शेप और फ्यूचर में होने वाले चेंजेस को अच्छे से समझ सकें। इन फोर्सेस को समझकर हम टेक्टोनिक एक्टिविटीज, वोल्केनिक इरप्शंस और अर्थक्वेक्स के मैकेनिज्म को कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, जो कि प्लैनेटरी डायनामिक्स और जियोलॉजिकल फिनोमेना के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्थ के इंटीरियर के स्टडी से हम रिसोर्सेज जैसे मिनरल्स और जियोथर्मल एनर्जी को भी इफेक्टिवली एक्सप्लोर और यूटिलाइज कर सकते हैं, जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे पास यही आता है कि अर्थ के इंटीरियर को पढ़ना ही क्यों है। सीधी सी बात है। देखो, इसको पढ़ने से हमें क्या क्या चीजें मिलेगी। एक तो हम समझेंगे अर्थ के सरफेस को समझने के लिए पढ़ना जरूरी है, जियोफिजिकल फिनोमेना को समझने के लिए जरूरी है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए जरूरी है, सोलर सिस्टम के ऑब्जेक्ट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने के लिए जरूरी है, साथ ही साथ एटमॉस्फेयर के इवोल्यूशन और प्रेजेंट कंपोजिशन को समझने के लिए भी जरूरी है, अलॉन्ग विद दैट मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए भी जरूरी है। तो बेसिकली अगर कैटेगराइज किया जाए तो 5 से 6 पॉइंट हमारे पास ऐसे आ जाते हैं जिसकी वजह से हमें अर्थ के इंटीरियर को पढ़ना आवश्यक हो जाता है। तो सबसे पहला है हमारा कि अर्थ के सरफेस को समझने के लिए चलिए देखते हैं। सो अर्थ के इंटीरियर का अध्ययन करके हम सरफेस को शेप देने वाले प्रोसेसेस जैसे माउंटेन फॉर्मेशन और प्लेट टेक्टोनिक्स को समझ सकते हैं। जैसे हिमालयस का फॉर्मेशन इंडियन और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ है। अर्थ के अंदर से फोर्सेस आती हैं जो क्रस्ट को तोड़ती और शिफ्ट करती हैं, जिसकी वजह से माउंटेन्स और कॉन्टिनेंट्स बनते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारे पास जियोफिजिकल फिनोमेना को समझने के लिए अर्थ के इंटीरियर का अध्ययन करके हम वोल्केनिज्म और अर्थक्वेक्स जैसे फिनोमेना को समझ सकते हैं। अर्थक्वेक तब होता है जब प्लेट्स ज्यादा स्ट्रेस के कारण मूव करती है और एनर्जी रिलीज होती है। वोल्केनोज भी तब इरप्ट होते हैं जब मोल्टेन रॉक, ऐश और गैसेस मेंटल से क्रस्ट तक पहुंचती हैं। जैसे 2010 का हैती अर्थक्वेक टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के कारण हुआ। थर्ड पॉइंट है हमारे पास अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए ये स्टडी कन्वेक्शन करंट्स के थ्रू आउटर कोर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट और सस्टेन करने का एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करती है, जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उदाहरण के लिए अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड हमें हार्मफुल सोलर रेडिएशन से बचाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड मोल्टेन आयन और निकल के मूवमेंट से बनता है जो आउटर कोर में पाए जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास सोलर सिस्टम के ऑब्जेक्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने के लिए अर्थ के इंटीरियर से मिलने वाली इनसाइट्स दूसरे प्लैनेट्स और मून्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने में हमारी मदद करती है। अर्थ के स्ट्रक्चर को समझने से हमें समझ आता है कि दूसरे प्लैनेट्स के इंटीरियर भी कैसे हो सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास एटमॉस्फेयर के इवोल्यूशन और प्रेजेंट कंपोजिशन को समझने के लिए वोल्केनिक इरप्शन से गैसेस का रिलीज होना अर्थ के एटमॉस्फेयर को बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उदाहरण के लिए वोल्केनिक इरप्शन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ये गैसेस लाइफ के लिए जरूरी एटमॉस्फेयर बनाती है, लेकिन इन्हीं की ज्यादा मात्रा ग्लोबल वार्मिंग का भी कारण बन जाती है। सिक्स्थ पॉइंट है हमारे पास मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए जियोलॉजिकल प्रोसेसेस को समझकर वैल्यूएबल मिनरल्स जैसे कॉपर और आयरन को
लोकेट और एक्सट्रैक्ट करने में मदद मिलती है, जो अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं। मिनरल्स और मेटल्स जो क्रस्ट में होते हैं, उन्हें समझने के लिए जियोलॉजिकल प्रोसेसेस का अध्ययन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये जो 6 पॉइंट हमने अभी डिस्कस किया है शॉर्ट में, अब इन्हीं को अच्छे से डीप में समझते हैं कैसे ये हमें बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हमारे पास पहला पॉइंट है अर्थ का सरफेस, यानी अर्थ के सरफेस को समझने के लिए। चलिए, जियोलॉजिकल प्रोसेसेस अर्थ के सरफेस को अलग अलग जियोलॉजिकल प्रोसेसेस से प्रोवाइड करते हैं, जो ऊपर से आने वाली फोर्सेस जैसे हवा और पानी और अंदर से आने वाली फोर्सेस जैसे हीट और प्रेशर के कारण होते हैं। इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एंडोजेनस और एक्सोजेनस। एंडोजेनस क्या है हमारे पास? ये प्रोसेसेस अर्थ के अंदर से आती हैं, जैसे रॉकी माउंटेन्स का फॉर्मेशन टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट से हुआ है। इट मीन्स अर्थ के अंदर से जो हीट और प्रेशर आता है, उससे माउंटेन बनते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हिमालयास का फॉर्मेशन इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के कोलिजन से हुआ। ये प्लेट्स जब टकराती हैं तो क्रस्ट ऊपर उठता है और माउंटेन्स बनते हैं। ये साल 2 साल का प्रोसेस नहीं होते, बल्कि ये प्रोसेस मिलियंस ऑफ ईयर्स तक चलता रहता है, और इसी तरीके से हिमालयास इतने बड़े और ऊंचे माउंटेन्स बन गए। अगर बात करें हम एक्सोजेनस प्रोसेस की, तो ये प्रोसेसेस अर्थ के सरफेस के ऊपर या ऊपर से आने वाली फोर्सेस से होती है, जैसे ग्रैंड कैनियन का फॉर्मेशन रिवर इरोजन से हुआ है। पानी, हवा और आइस के मूवमेंट से भी सरफेस चेंज होते हैं। चलिए एग्जांपल अगर देखा जाए, हमने एग्जांपल लिया ग्रैंड कैनियन का, तो ग्रैंड कैनियन का फॉर्मेशन कोलोराडो रिवर के इरोजन से हुआ है। ये रिवर मिलियंस ऑफ ईयर्स से फ्लो कर रही है और उसने अपने पाथ में रॉक्स को कट करते हुए डीप कैनियन बनाया है। इस प्रोसेस में पानी के फ्लो, उसके स्पीड और रॉक्स के टाइप का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। इसके अलावा हवा और आइस भी सिमिलर तरीके से रॉक्स और सॉइल को एरोड करते हैं और अर्थ के सरफेस को शेप प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर हवा का एग्जांपल लिया जाए, तो सहारा डेजर्ट में सैंड ड्यूज का फॉर्मेशन हवा के कारण होता है। हवा सैंड पार्टिकल्स को उठाकर अलग अलग जगह पर डिपॉजिट करती है, जिससे ड्यूज बनते हैं और लैंडस्केप चेंज होता है। अगर बात करें हम आइस की, तो ग्लेशियर्स भी रॉक्स और सॉइल को एरोड करते हैं। जैसे अलास्का के ग्लेशियर्स अपने नीचे के रॉक्स को ग्राइंड करके ऊपर से नीचे तक ले जाते हैं, जिससे वैलीज और जॉर्ट्स बनते हैं और लैंडस्केप में सिग्निफिकेंट चेंजेस आते हैं। जो स्ट्रक्चर चेंज हो रहे हैं, चाहे वो आपके पानी की वजह से हो रहा है, हवा की वजह से हो रहा है, आइस की वजह से हो रहा है, और साथ ही साथ इनके द्वारा कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो बनाए जाते हैं, ये हम लोग जब आगे पढ़ेंगे क्लासेस में तो वहां पर डीप में समझेंगे। अभी यहाँ पर केवल एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाना था, तो हमने एग्जाम्पल के हिसाब से ही लिया है। ठीक है, चलिए अगला है हमारे पास जियोफिजिकल फिनोमेना, जैसे वोल्केनिज्म और अर्थक्वेक। चलिए, अर्थक्वेक की अगर बात की जाए तो बेसिकली ये टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के कारण होते हैं। उदाहरण के लिए कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियास फॉल्ट, पैसिफिक और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स का मूवमेंट अर्थक्वेक का एक मेजर सोर्स है। प्लेट्स के टकराने से स्ट्रेस बिल्डअप होता है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, और जब ये रिलीज होता है तो अर्थक्वेक आती है। ठीक है, बात करें अगर वोल्केनिज्म की, तो वोल्केनिक इरप्शंस वेंट्स और फिशर्स के थ्रू टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से होती है। जब टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती है तो उनके कोलिजन या सेपरेशन से लिथोस्फीयर में क्रैक्स या फ्रैक्चर्स बन जाते हैं, जिनके थ्रू मेंटल में मोल्टेन रॉक यानी मैग्मा ऊपर लेयर में आना शुरू हो जाता है। मेंटल में हाई प्रेशर और टेम्परेचर से मैग्मा मोल्टेन स्टेट में ही रहता है। जब ये मैग्मा सरफेस के पास पहुंचता है तो वेंट्स और फिशर्स के थ्रू निकलता है और सरफेस पर आते ही लावा, ऐश और गैसेस इरप्ट होनी शुरू हो जाती है। जैसे अगर हम बात करें तो 1980 में माउंट सेंट हेलेंस का इरप्शन युआन डे यूका प्लेट के नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के नीचे सबडक्शन की वजह से हुआ, जिससे मैग्मा सरफेस तक पहुंचा और एक मैसिव इरप्शन देखने को मिला। चलिए अब बात करते हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की। कन्वेक्शन करंट
अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लिक्विड आउटर कोर में कन्वेक्शन करंट से जनरेट होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड जरूरी है क्योंकि ये हमें हार्मफुल सोलर रेडिएशन से बचाता है। आउटर कोर में मोल्टेन आयन और निकल सर्कुलेट करते हैं और जब ये मोल्टेन मेटल्स मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट्स प्रोड्यूस होती है। ये इलेक्ट्रिक करंट्स मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती हैं जो प्लैनेट के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाता है। इस प्रोटेक्टिव शील्ड को मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं जो हार्मफुल सोलर विंड और कॉस्मिक रेडिएशन को अर्थ के सरफेस तक पहुंचने से रोकता है। विदाउट दिस मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का एटमॉस्फेयर और लाइट सोलर रेडिएशन के इंटेंस एक्सपोजर के कारण खतरे में आ सकता है। बिना इस मैग्नेटिक फील्ड के अर्थ पर लाइफ इंटेंस सोलर विंड के सामने एक्सपोज हो जाती और पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर को समाप्त कर सकती है। देयरफॉर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें सोलर विंड से बचाती है। चलिए अब हम बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस सोलर सिस्टम ऑब्जेक्ट। नेबुलर क्लाउड से फॉर्मेशन। देखो ये तो आप सबको पता होगा कि आज का जो प्रेजेंट ब्रह्मांड है इसकी उत्पत्ति मानी जाती है किसी नेबुलर क्लाउड से मानी जाती है। यही कहते हैं कि बहुत ही टाइनी बॉल था और जब वो एक्सपैंड किया तो आज के ब्रह्मांड के रूप में हमें देखने को मिल रहा है और आज भी ये एक्सपेंशन जारी है। चलो सो पूरा सोलर सिस्टम इंक्लूडिंग अर्थ एक ही नेबुलर क्लाउड से बना है। ये सिमिलरिटी दिखाती है कि अर्थ के इंटीरियर को स्टडी करके हम दूसरे सेलेस्टियल बॉडी जैसे मार्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को आसानी से समझ सकते हैं। जितने भी प्लैनेट्स हैं उनका फॉर्मेशन सिमिलर तरीके से ही हुआ है, जहां एक जायंट क्लाउड ऑफ गैस और डस्ट ग्रेविटेशनल कोलैप्स के थ्रू एक डिस्क में कन्वर्ट हुआ और इस डिस्क के सेंटर में सन बना और उसके आसपास प्लैनेट्स और दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज बनी। इस प्रोसेस को समझने से हम मार्स और जुपिटर जैसे प्लैनेट के इंटीरियर, उनके जियोफिजिकल प्रॉपर्टीज और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को बेटर कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं एटमॉस्फेयर की इवोल्यूशन और प्रेजेंट कंपोजिशन के बारे में। तो सबसे पहला है हमारे पास एसेंशियल कंपोनेंट। लाइफ को सर्वाइव करने के लिए एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस का होना, साथ ही साथ ओजोन और एप्रोप्रिएट एटमॉस्फेरिक प्रेशर का होना जरूरी है। ये गैसेस वोल्केनिक इरप्शन से आती है और एटमॉस्फेयर का निर्माण करती है। वोल्केनिक इरप्शन से जब लावा और गैसेस निकलती हैं तो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरी कई प्रकार की गैसें होती हैं। ये गैसेस एटमॉस्फेयर को बनाने और मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जो लाइफ के लिए एसेंशियल कंपोनेंट प्रोवाइड करती हैं। जैसे ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। साथ ही साथ ओजोन हार्मफुल यूवी रेडिएशन से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में है हमारे पास वोल्केनिक कॉन्ट्रीब्यूशन। वोल्केनिक इरप्शन से एसेंशियल गैसेस का रिलीज होना एटमॉस्फेयर को डेवलप और सस्टेन करने में एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड का रिलीज होना ग्लोबल क्लाइमेट को इम्पैक्ट कर सकता है। सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाकर एरोसोल्स बनाता है जो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। इससे ग्लोबल टेम्परेचर्स टेम्पररी रिड्यूस हो सकते हैं। इसके अलावा वोल्केनिक इरप्शन से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर भी रिलीज होते हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं और अर्थ के एटमॉस्फेयर को वार्म रखने में मदद करते हैं। ये गैसेस क्लाइमेट रेगुलेशन और लाइफ के लिए जरूरी कंडीशंस मेंटेन करने में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट आया है कि जैसे वाटर को भी ग्रीन हाउस गैस बताया जा रहा है। बेसिकली देखो, यूपीएससी ने भी एक बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा था और ग्लोबल वार्मिंग की फैक्टर के रूप में पूछा था और वाटर वेपर भी वहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया था। तो याद रखिएगा, वाटर वेपर को भी ग्रीन हाउस गैस माना जाता है, यानी कि वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। ठीक है, चलिए लास्ट हमारे पास जो हमने 5-6 पॉइंट शुरू में देखे थे उनमें सबसे लास्ट क्या था हमारे पास, मिनरल एक्सप्लोरेशन। चलिए इनको भी देख लेते हैं। तो वोल्केनिक एक्टिविटी और रॉक्स। वोल्केनिक एक्टिविटी और रॉक्स के टाइप को समझना मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए जरूरी है। मिनरल्स जैसे कॉपर और आयरन वोल्केनिक रॉक्स से निकलते हैं। जब वोल्केनिक इरप्शंस होती हैं तो मैग्मा सरफेस पर आता है और कूल होकर
डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोल्केनिक रॉक्स बनाता है। ये रॉक्स जैसे बसाल्ट और एंडेसाइट मिनरल्स में रिच होते हैं। वोल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू डीप अर्थ से मिनरल सरफेस पर आते हैं और माइनिंग के लिए इजीली एक्सेसिबल होते हैं। कॉपर डिपॉजिट का फॉर्मेशन हाइड्रोथर्मल प्रोसेस से होता है, जो कि वोल्केनिक रीजन्स में कॉमन होते हैं। आयरन ओर भी बसाल्टिक रॉक्स में मिलता है, जो वोल्केनिक एक्टिविटी से फॉर्म होते हैं। इन वोल्केनिक रॉक्स के डिस्ट्रीब्यूशन और कंपोजिशन को स्टडी करके वैल्यूएबल मिनरल्स को लोकेट और एक्सट्रैक्ट करना पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, तो आप समझ में आ गया होगा कि जो वोल्केनिज्म होता है या ज्वालामुखी जो होता है, ये हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए मिनरल एक्सप्लोरेशन में ही लास्ट पॉइंट है हमारे पास, डीप फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स। बहुत से वैल्यूएबल मिनरल्स जैसे डायमंड्स जो ग्रेट डेप्थ्स में मेंटल में बनते हैं, वोल्केनिक एक्टिविटी से ही सरफेस पर आते हैं। जैसे डायमंड्स डीप अर्थ में हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कारण बनते हैं, और जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो ये किम्बरलाइट पाइप्स के थ्रू सरफेस तक पहुंचते हैं। किम्बरलाइट पाइप्स मेंटल से डायमंड को रैपिड एसेंट के थ्रू सरफेस पर लाती है, जिससे डायमंड्स को माइनिंग के लिए एक्सेसिबल बनाया जा सकता है। यहाँ पर एक फिगर दिया गया है किम्बरलाइट का, जो किम्बरलाइट पाइप है उसका एक यहाँ पर इमेज दिया गया है आपको, इससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अगला टॉपिक है हमारे पास डायरेक्ट सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर। अर्थ के इंटीरियर के बारे में डायरेक्ट सोर्सेस हमारे पास क्या क्या है। चलिए सबसे पहला पॉइंट है इसमें हमारे पास डीप अर्थ माइनिंग और ड्रिलिंग। ये एक्टिविटीज डीप बिलो सरफेस रॉक्स की नेचर को रिवील करते हैं। उदाहरण के लिए माइनिंग ऑपरेशन से मिनरल्स और रॉक्स के सैंपल्स सिग्निफिकेंट डेप्थ से मिलते हैं, जो जियोलॉजिकल कंडीशंस का डायरेक्ट एविडेंस प्रोवाइड करते हैं। माइनिंग और ड्रिलिंग से हम डिफरेंट रॉक लेयर्स और उनकी कंपोजिशन को स्टडी कर सकते हैं, जो अर्थ के इंटरनल प्रोसेसेस को समझने में मदद करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल लिमिटेशंस के कारण माइनिंग और ड्रिलिंग से अर्थ के डीपर लेयर्स तक पहुंचना क्वाइट इम्पॉसिबल होता है। टेक्नोलॉजी और कॉस्ट कंस्ट्रेंट की वजह से हम सिर्फ कुछ किलोमीटर्स तक ही ड्रिल कर सकते हैं, जबकि अर्थ का डायमीटर 12,742 किलोमीटर का है। इसलिए डीपर लेयर्स का डायरेक्ट स्टडी करना अभी तक फिजिबल नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए माइनिंग सेवरल किलोमीटर्स बिलो सरफेस तक जा सकती है, लेकिन ये अर्थ के कोर को समझने के लिए जरूरी डेप्थ तक नहीं पहुंच सकती। कुछ अगर एग्जाम्पल ले हम डीप माइंस की, तो ये एक्टिविटीज डीप बिलो सरफेस रॉक के नेचर को रिवील करते हैं, जैसा हमने पहले ही बताया। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल। चलिए डीप ड्रिलिंग की कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। तो साउथ अफ्रीका का मुआब खोदसोंग माइन, जो लगभग 3 किलोमीटर डेप्थ तक जाता है, डीप अर्थ मटेरियल्स के सैंपल्स प्रोवाइड करता है। ये माइन मेनली गोल्ड के एक्सट्रैक्शन के लिए जाना जाता है, और ये अर्थ के डीपर जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस को समझने में मदद करता है। कनाडा का किड क्रीक माइन, जो 2.9 किलोमीटर डेप्थ तक जाता है, कॉपर और जिंक के एक्सट्रैक्शन के लिए फेमस है। ये माइन भी सिग्निफिकेंट डेप्थ से जियोलॉजिकल सैंपल्स प्रोवाइड करता है, जो अर्थ के क्रस्ट को समझने में एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। साउथ अफ्रीका का टाउटोना माइन भी एक और एग्जाम्पल है, जो लगभग 3.9 किलोमीटर डेप्थ तक जाता है। ये गोल्ड माइनिंग के लिए जाना जाता है, और ये वर्ल्ड की डीपेस्ट माइंस में से एक है, जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। लेकिन अभी तक की अगर हम बात करें डीपेस्ट ड्रिलिंग प्रोजेक्ट की, तो वो कहाँ पर है आपका, रशिया में। चलिए रशिया में सोवियत यूनियन द्वारा 1970s में ड्रिल्ड कोला सुपर डीप बोरहोल, जो लगभग 12 किलोमीटर डेप्थ तक जाता है, ये अर्थ पर सबसे डीपेस्ट आर्टिफिशियल पॉइंट है, और अर्थ के क्रस्ट के बारे में वैल्यूएबल जियोलॉजिकल सैंपल्स और डेटा प्रोवाइड करता है। तो कोला सुपर डीप प्रोजेक्ट के SG3 बोरहोल ने अर्थ के क्रस्ट से डायरेक्ट सैंपल प्रोवाइड किए हैं, जो सिग्निफिकेंट डेप्थ पर जियोलॉजिकल प्रोसेसेस के इनसाइट्स प्रोवाइड करते हैं। अब बात करें हम वोल्केनिक, एक दूसरा जो डायरेक्ट सोर्स है हमारे पास, वो है वोल्केनिक इरप्शन यानी कि ज्वालामुखी। वोल्केनिक इरप्शन भी एक और डायरेक्ट इंफॉर्मेशन का सोर्स है। जब वोल्केनो इरप्ट होता है
तो मेंटल से डीप मटेरियल सरफेस पर आते हैं। उदाहरण के लिए हवाई के माउंट गिलाओ इरप्शन का लावा मेंटल से डायरेक्ट सैंपल प्रोवाइड करता है, जो डीपर लेयर्स के कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज को स्टडी करने में मदद करता है। इन मेथड्स के लिमिटेशंस के बावजूद ये क्रूशल डायरेक्ट एविडेंस और सैंपल प्रोवाइड करते हैं जो अर्थ के इंटीरियर को समझने में मददगार होते हैं। चलिए, अभी तक हमने बात की डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की, जो हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में बता रहे थे। अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट सोर्सेज की। अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स और डायमीटर साइंटिस्ट्स को प्लैनेट के डीप प्रेशर को एस्टिमेट करने में मदद करते हैं। अर्थ का मास और ग्रेविटेशनल फोर्स जो सरफेस पर एक्सपीरियंस होता है, उन्हें मेजर करके साइंटिस्ट्स टोटल मास को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले डिफरेंट लेयर्स की डेंसिटी और प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं। जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स को अलग अलग लोकेशन पर मेजर करते हैं, तो हम मास डिस्ट्रीब्यूशन के डिफरेंसेस को डिटेक्ट कर सकते हैं, जो हमें डीपर लेयर्स की डेंसिटी और कंपोजिशन के बारे में आइडिया देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अर्थ के सेंटर में प्रेशर बहुत हाई होता है, क्योंकि ऊपर की लेयर्स का वेट नीचे वाली लेयर्स को प्रेशराइज करता है। ये प्रेशर एस्टिमेट करने के लिए साइंटिस्ट्स को अर्थ के डायामीटर और सरफेस पर ग्रेविटी की स्ट्रेंथ पता होनी जरूरी है। इन मेजर्स को यूज करके मैथमेटिकल मॉडल्स बनाए जाते हैं जो अर्थ के इंटीरियर के प्रेशर और डेंसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन को प्रेडिक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, येलोस्टोन नेशनल पार्क में जियोथर्मल एक्टिविटी, जहां ओल्ड फेथफुल जैसे गीजर्स कॉन्टिन्यूसली इरप्ट होते रहते हैं, सरफेस के नीचे इंटेंस हीट की एविडेंस प्रोवाइड करते हैं। ओल्ड फेथफुल का रेगुलर इरप्शन जियोथर्मल हीट के कारण होता है, जो अर्थ के इंटीरियर से आती है। इस एरिया में पार्शली मोल्टन रॉक जो मेंटल में होती है, अर्थ के क्रस्ट के करीब होती है, जिससे अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वायर से हीटअप होती है, प्रेशर बिल्डअप होता है और गैसेस के रूप में बाहर आ जाती है। ये जियोथर्मल एक्टिविटी क्लियरली इंडिकेट करती है कि अर्थ के सरफेस के नीचे सिग्निफिकेंट हीट प्रेजेंट है, जो ऑब्वियसली नेचुरल वंडर्स को ड्राइव करती है और हमें अर्थ के इंटरनल प्रोसेसेस के बारे में जानकारी प्रोवाइड करती है। आपने कई जगह पर देखा होगा, कहीं चाहे वो तीर्थ स्थल हो या कोई प्लेस होता है, टूरिस्ट प्लेस होता है, कहते हैं कि अगर कपड़े में बांध के चावल रख दो, चावल अपने आप पक जाता है, मटके में रख दो, अपने आप पक जाता है। तो बेसिकली किस लिए होता है? क्योंकि वहां पर जो हीट है वो नीचे से आ रहा होता है। तो ये जो इरप्शन है कैसा है? ये जियोथर्मल इरप्शन होता है। ठीक है। इन डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में हम बात करते हैं अब सीस्मिक वेव्स की। सीस्मिक वेव्स अर्थ के लेयर्ड स्ट्रक्चर को समझने के लिए सबसे क्रूशियल सोर्स हैं। जब अर्थक्वेक होता है तब ये सीस्मिक वेव्स जनरेट होती हैं, जो अर्थ के थ्रू ट्रेवल करती है। इन सीस्मिक वेव्स के बिहेवियर को स्टडी करके हम अर्थ के इंटीरियर के डिफरेंट लेयर्स की कंपोजिशन, डेंसिटी और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल इंसाइट ले सकते हैं, जो कि जियोलॉजिकल प्रोसेसेस को समझने में मदद करते हैं। सबसे पहला क्या होता है इसमें? वेलोसिटी चेंजेस। सीस्मिक वेव्स की स्पीड अलग अलग मटेरियल्स की डेंसिटीज और इलास्टिसिटीज के थ्रू ट्रेवल करते समय वेरी होती है। उदाहरण के लिए सीस्मिक वेव्स सॉलिड रॉक के थ्रू मोल्टेन मैग्मा के मुकाबले फास्टर ट्रेवल करती है। सॉलिड रॉक्स में मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, इसलिए सीस्मिक वेव्स उनमें फास्टर ट्रेवल करती हैं, जबकि मोल्टेन मैग्मा में मॉलिक्यूल्स दूसरी पैक्ड होते हैं, जो वेव्स को स्लो डाउन कर देती है। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारे पास? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। सीस्मिक वेव्स जब डिफरेंट डेंसिटीज के मटेरियल्स इनकाउंटर करती हैं तो रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट होती हैं। इन पैटर्न्स को एनालाइज करके साइंटिस्ट अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर की मैपिंग करते हैं। उदाहरण के लिए सीस्मिक वेव्स लिक्विड आउटर पोर तक पहुंचकर सिग्निफिकेंटली स्लो डाउन हो जाती है। पी वेव्स यानी प्राइमरी वेव्स लिक्विड आउटर पोर से रिफ्रैक्ट होती है और एस वेव यानी कि सेकेंडरी वेव्स कंप्लीटली स्टॉप हो जाती है, क्योंकि एस वेव्स लिक्विड के थ्रू ट्रेवल नहीं कर सकती। ठीक है, चलिए इनडायरेक्ट सोर्सेस में अगला है हमारे पास मेटोराइट्स। जब मेटोराइट्स अर्थ पर गिरते हैं तो फ्रिक्शन के कारण उनके आउटर लेयर्स बर्न हो जाते हैं
जो उनके इनर कोर्स को एक्सपोज करते हैं। इन कोर्स का कंपोजिशन जो हैवी एलिमेंट्स जैसे आयरन और निकल से रिच होता है, अर्थ के कोर के कंपोजिशन के बारे में हमें इंसाइट प्रोवाइड करते हैं। जब हम मेटेओराइट्स का एनालिसिस करते हैं तो हमें सिमिलर केमिकल कंपोजिशन मिलता है जो अर्थ के कोर के कंपोजिशन के साथ मैच करता है, जो ये सजेस्ट करता है कि अर्थ और मेटेओराइट्स एक ही नेबुलर क्लाउड से ओरिजिनेट हुए। ग्रेविटी एनोमलीज। ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के अंदर मास डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार वैरी करती हैं। इन वेरिएशंस को ग्रेविटी एनोमलीज कहा जाता है, जो अर्थ के क्रस्ट में मास डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। उदाहरण के लिए डेंस रॉक फॉर्मेशंस वाले रीजन हायर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन एग्जिबिट करते हैं, जो डेंस मटेरियल्स जैसे मेटेलिक कोर्स के प्रेजेंस होने का प्रमाण है। ग्रेविटी एनोमलीज से हम समझ सकते हैं कि कहाँ पर डेंस रॉक्स में आयरन कोर या मेटेलिक मिनरल्स का कंसंट्रेशन है। एग्जाम्पल के तौर पे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पिबारा क्रैटन रीजन में ग्रेविटी सर्वे से पता चला कि वहाँ हाई ग्रेविटी एनोमलीज हैं। इन एनोमलीज ने इंडिकेट किया कि इस रीजन में सिग्निफिकेंट आयरन ओर डिपॉजिट हो सकता है, जो लेटर माइनिंग ऑपरेशन से कंफर्म भी हुआ। इसी तरह से ग्रेविटी एनोमलीज का एनालिसिस करते हुए साइंटिस्ट्स डेंस रॉक फॉर्मेशन और मिनरल डिपॉजिट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगला हमारे पास जो इनडायरेक्ट सोर्स है वो है मैग्नेटिक फील्ड। पहला है हमारे पास इसमें जियोडायनेमो इफेक्ट। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जियोडायनेमो इफेक्ट से जनरेट होता है, जो आउटर कोर में मोल्टेन आयन के मूवमेंट से इन्वॉल्व होता है। आउटर कोर में मोल्टेन आयन और निकल का कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और इसे मेंटेन भी करता है। ये प्रोसेस डायनेमिक है और अर्थ के रोटेशन के साथ सिंक्रोनाइज होता है। अगला हमारे पास है क्लूज ऑफ द कोर। मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस कोर के डायनेमिक प्रोसेस के क्लूज प्रोवाइड करते हैं। उदाहरण के लिए मैग्नेटिक फोर्स के मूवमेंट और फ्लक्चुएशंस आउटर कोर में फ्लूइड मूवमेंट को सजेस्ट करते हैं। मैग्नेटिक फोर्स का ड्रिफ्ट करना और कभी कभी रिवर्स होना ये इंडिकेट करता है कि आउटर कोर में मोल्टेन आयन के फ्लोज और पैटर्न कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे रिसेंट स्टडीज से हमें पता चला है कि अर्थ का जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है रैपिडली शिफ्ट हो रहा है, जो आउटर कोर में मोल्टेन आयन के टर्बुलेंट फ्लोज के कारण होता है। ये मूवमेंट्स सीस्मोलॉजी और सैटेलाइट मेजरमेंट से ट्रैक किए जाते हैं, जो हमें कोर के डायनेमिक बिहेवियर के बारे में इंसाइट प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ ये मैग्नेटिक फील्ड हमें हार्मफुल सोलर रेडिएशन से भी प्रोटेक्ट करते हैं, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि अर्थ के सरफेस पर लाइफ को सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर एक इमेज दी गई है, देखिए पहले अगर आप देखोगे शुरू के दौर में जो नॉर्थ आपका पोल रहा है, मैग्नेटिक पोल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये देखो कहाँ पर है और आज के डेट में कहाँ पर है। तो ये ध्यान रखना, जो जियोलॉजिकल पोल होता है, जियोग्राफिकल पोल होता है वो अलग होता है नॉर्थ पोल, और जो आपका नॉर्थ मैग्नेटिक पोल होता है वो अलग होता है। अगर आज के डेट में आप इसको देखोगे तो धीरे धीरे ये रशा की तरफ शिफ्ट कर रहा है। तो कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर दोनों एक हैं, बिल्कुल नहीं, दोनों अलग अलग हैं। क्या दोनों एक ही अगर मैं लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड की बात करूं, एक ही अक्षांश पे हैं, एक ही जगह पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, ओवरलैप करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, इसका ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप में से किसी को जियोडायनेमो इफेक्ट क्लियर नहीं हुआ है तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। यहाँ पर कई बार होता है जो टर्म्स आते हैं तो हमें कंफ्यूजन हो जाती है। बेसिकली देखो, जियोडायनेमो इफेक्ट क्या होता है कि ये मोल्टेन आयन के कन्वेक्शन करंट के थ्रू अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, जो आउटर कोर में होते हैं और अर्थ के रोटेशन से इन्फ्लुएंस भी होते हैं। यानी अर्थ के रोटेशन के हिसाब से इनकी भी जो फील्ड बना हुआ है मैग्नेटिक फील्ड, ये भी चेंज होता रहता है। ये करंट्स इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, जो एक सेल्फ सस्टेनिंग लूप बनाते हैं। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ को हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अर्थ के हीट के सोर्सेस के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास रेडियो एक्टिव डिके, हीट जनरेशन। रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूरेनियम और थोरियम के डिके के कारण
क्रस्ट और मेंटल में हाई टेम्परेचर होता है। इन एलिमेंट्स का ब्रेकडाउन होने पर हीट रिलीज होती है जो जियोथर्मल एनर्जी जनरेट करती है। रेडियो एक्टिव डीके से रिलीज हुई हीट अर्थ के इंटीरियर को गर्म रखती है और मेंटल्स में कन्वेक्शन करंट को ड्राइव करती है, जिनकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट होता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आइसलैंड में जियोथर्मल एनर्जी सिग्निफिकेंट होती है क्योंकि वहां अर्थ की क्रस्ट थिन है और वोल्केनिक एक्टिविटी हाई है। रेडियो एक्टिव डीके से जनरेट हुई हीट जियोथर्मल रिजर्वायर्स में स्टोर होती है, जिससे जियोथर्मल पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। आइसलैंड के हैलिसुनाय पावर स्टेशन में जियोथर्मल एनर्जी को इफेक्टिवली यूज करने का एक एक्सीलेंट एग्जांपल है, जहां रेडियो एक्टिव डीके से जनरेटेड हीट से जियोथर्मल स्टीम प्रोड्यूस होती है और टरबाइंस को ड्राइव करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। अगर आप इसका लोकेशन देखेंगे तो ये इसका पर्टिकुलर लोकेशन है। ये रेडियो एक्टिव डीके ना सिर्फ जियोथर्मल एनर्जी को सस्टेन करता है बल्कि अर्थ के थर्मल ग्रेडियंट को भी मेंटेन रखता है, जो जियोलॉजिकल प्रोसेसेस और नेचुरल फिनोमेना में क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रीमॉर्डियल हीट की। इसमें हमारे पास रेसिड्यूअल हीट। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ बचा हुआ हीट, यानी कि जब अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था तो उस टाइम पे जो हीट बची थी वो उसी हीट की बात यहाँ पर हो रही है। तो बेसिकली ये हीट अर्थ के फॉर्मेशन से लेफ्ट ओवर हुई है। इसमें कॉमेट्स और मेटेओराइट्स की इम्पैक्ट से ट्रांसफर काइनेटिक एनर्जी, पहला पॉइंट याद रखना। कौन कौन से हीट शामिल हैं? अगर आपसे पूछा जाता है प्रीमॉर्डियल हीट या रेसिड्यूअल हीट में कौन कौन से हीट शामिल हैं, तो कौन कौन से हैं आपकी? कॉमेट और मेटेओराइट की इम्पैक्ट से ट्रांसफर काइनेटिक एनर्जी, हैवी एलिमेंट के सिंकिंग से फ्रिक्शन और कोर सॉलिडिफाई होने पर रिलीज्ड लैटेंट हीट। ये सारी चीजें क्या होती हैं इसमें शामिल होती हैं। जब अर्थ फॉर्म हो रही थी तो कई कॉमेट्स और मेटेओराइट्स ने उसे हिट किया, जिससे काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो गई। एडिशनली हैवी एलिमेंट जैसे आयरन और निकल जब अर्थ के कोर में सिंक कर रहे थे तो फ्रिक्शन से भी हीट जनरेट हुई। जब कोर सॉलिडिफाई हो रहा था तो लैटेंट हीट रिलीज हुई, जो आज भी अर्थ के इंटीरियर में रिटेन्ड है। यही रेसिड्यूअल हीट प्लैनेट के फॉर्मेशन के समय से ग्रेजुअली एस्केप हो रही हैं, जो अब भी अर्थ के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करने में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, चलिए अब बात करें अगले सोर्स की, तो दैट इज टाइडल फ्रिक्शन, ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। मून और सन के ग्रेविटेशनल पुल से अर्थ स्लाइटली बल्ज होती है, जिससे टाइड्स क्रिएट होते हैं। ये डेली बेस पर फ्लेक्सिंग फ्रिक्शन जनरेट करते हैं जो हीट प्रोड्यूस करता है। उदाहरण के लिए जब मून और सन की ग्रेविटेशनल फोर्सेस ओशन वाटर को पुल करती है तो टाइड्स फॉर्म होती है। ये टाइडल फोर्सेस सिर्फ ओशन को नहीं बल्कि अर्थ के क्रस्ट को भी स्लाइटली डिफॉर्म कर देती है। इस स्लाइट बल्जिंग और रिजल्टिंग फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है, जो अर्थ के इंटरनल टेम्परेचर में माइनर इंक्रीज और अर्थ के रोटेशन रेट को ग्रेजुअली स्लो डाउन कर देती है। ठीक है, अगर बात करें हम एग्जांपल की, तो टाइडल फ्रिक्शन के कारण अर्थ का रोटेशन रेट हर सेंचुरी में अप्रॉक्सीमेटली 1.7 मिली सेकेंड स्लो हो रही है। देखो अब आप सोचोगे सर इतने लॉन्ग टाइम पीरियड पे अगर ये इतना कम हो रहा है तो क्या फर्क पड़ेगा? शॉर्ट टाइम में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर इसका फर्क देखोगे तो बहुत ज्यादा होता है। ये फ्रिक्शन जियोथर्मल हीट का एक छोटा सोर्स है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म प्लैनेटरी डायनेमिक्स और एनर्जी बैलेंस में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। तो पार्ट 1 में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लवली वीडियो। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।